आज हम लोग जो पोर्शन देंगे दैट इज द रेस्पिरेटरी क्वेश्चन। ठीक है। रेस्पिरेटरी क्वेश्चन बेसिकली है क्या, ये चीज समझ लो तो आगे इसमें एंटर करके डेप्थ में जाने में एकदम इजीली रहेगा। जैसे आपने कितने मॉलिक्यूल CO2 को इवॉल्व किया है, और CO2 इवॉल्व होने के लिए कितने मॉलिक्यूल ऑक्सीजन का आपने लिया है। जैसे हमने एक इल्ड और रिक्वायरमेंट बताया था ना फोटोसिंथेसिस के टाइम। ठीक है, उसी तरीके से ये भी है। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, ऑक्सीजन को एंटर करा रहे हैं एंड CO2 एवॉल्व हो रहा है, CO2 बाहर निकल रहा है वेस्ट की तरह। तो हमें वही रेशियो निकालना, दैट इज रेस्पिरेटरी क्वेश्चन। बहुत टफ नहीं है, जस्ट कॉम्प्लिकेटेड थोड़ा हो जाता है कि आपका रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट आपने क्या यूज किया है, उसके बेसिस पे आपकी RQ वैल्यू चेंज हो जाती है। इज इट क्लियर? इतनी सी चीज समझ में आई? कितने मॉलिक्यूल आपने ऑक्सीजन के एंटर किए, ऑक्सीजन कितने एंटर किए एंड CO2 कितना इवॉल्व हुआ। अभी दिमाग में रिएक्शन हटा दो, सेलुलर रेस्पिरेशन का रिएक्शन नहीं रखना है हमें दिमाग में। ठीक है, वो रेस्पिरेशन रिएक्शन सिर्फ तब चलता है जब ग्लूकोज को हम यूज कर रहे हैं। तो हम क्या देख रहे हैं, रेस्पिरेटरी क्वेश्चन मतलब रेशियो हम देख रहे हैं CO2 इवॉल्व होने और ऑक्सीजन कंज्यूम होने का जब रेस्पिरेशन चल रहा है। अब यहाँ पे पॉसिबिलिटी है कि आपका रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट कुछ भी हो सकता है, फैट हो सकता है, ऑर्गेनिक एसिड हो सकता है, प्रोटीन हो सकते हैं। ठीक है, उसके बेसिस पे आपकी RQ वैल्यू चेंज हो जाती है। इतना क्लियर है सबको? इस चीज में किसी को कोई डाउट? हमें सेलुलर रेस्पिरेशन का रिएक्शन नहीं यहाँ पे मेंशन करना है, दैट इज ओनली फॉर ग्लूकोज। क्लियर? और ग्लूकोज में अभी चलो हम ले ही ले, तो तुम्हारा क्या है, 6O2 एंटर कर रहा है, 6CO2 बाहर आता है, यही है ना बेटा? इज इट क्लियर? समझ में आ रहा है? तो 6O2 एंटर किया, 6CO2 बाहर आ गया। अगर हम इस फॉर्मूले में रखें 6/6, आंसर कितना होगा? आंसर कितना होगा? 1। ठीक है, 1। तो RQ वैल्यू ग्लूकोज की या कार्बोहाइड्रेट जब एंटर हो रहा है तो क्या होता है, 1। इज इट क्लियर? इतनी सी समझ में आई? अब हम थोड़ा सा बायोमोलिक्यूल में ले जा रहे हैं तुम्हें, ध्यान से सुनोगे एकदम अटेंटिव होके। ठीक है बच्चा, एकदम अटेंटिव रहना। कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मूला बताओ, जनरल फॉर्मूला ऑफ कार्बोहाइड्रेट। ये था कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज नहीं पूछा है। ठीक है, CnH2nOn। तो हमें एक चीज यहाँ पे देखो, कार्बन की वैल्यू इज इक्विवेलेंट टू ऑक्सीजन की वैल्यू। रटना नहीं है इसलिए समझा रही हूँ, एकदम अच्छे से अटेंटिव होके सुनो। कार्बन की वैल्यू इक्विवेलेंट टू ऑक्सीजन की वैल्यू है NN। इज इट क्लियर? बस यस यस नो नो लिखते जाओ, एक एक स्टेप पे बताओ मुझे। इज इट क्लियर? कार्बन इज इक्वल टू ऑक्सीजन। तो सिंपल हमें दिख रहा है जितना ऑक्सीजन निकलेगा वो कार्बन की कहीं बैलेंस, कार्बोहाइड्रेट को जनरेट करने में यूज नहीं हो रहा है, वो सिंपली CO2 को रिमूव करने में यूज हो रहा है। एक चीज तुम इसे इसको जनरल टर्म में लेना। ठीक है, तो आप जितना भी ऑक्सीजन लोगे वो बाहर उतने CO2 आ जाएंगे, दैट्स वाई वो वहां पे 1, RQ वैल्यू क्या आ जाती है, 1। दूसरा क्या ले लें, फैटी एसिड का फॉर्मूला बताओ। फैटी एसिड का जैसे मैंने तुम्हें CHON के बेसिस पे बता रखा है कि प्रोटीन क्या होता है, फैटी एसिड क्या, लिपिड क्या होता है, न्यूक्लियोटाइड क्या होता है, उस तरीके से बताओ मेरे को। CHON में एन को छोड़ दो अभी, CHO से फैटी एसिड बनता है या लिपिड बनता है? लिपिड बनता है, अभी हम बोले फैट बनता है। इज इट क्लियर बच्चा? तो यहाँ पे रेशियो कैसा रहता है, सोच के बताओ, सोच के बताओ, रेशियो कैसा रहेगा? क्या कंडीशन थी कि बायोमोलिक्यूल आपका लिपिड होगा? व्हाट वाज द कंडीशन? आई एक्सप्लेन ना। कार्बन इज इक्वल टू ऑक्सीजन और हाइड्रोजन डबल होगा कार्बन का,
दैट इज द कार्बोहाइड्रेट। ऐसी एक कंडीशन मैंने बताई थी लिपिड के लिए। लिपिड के लिए क्या बताया था? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन का क्या रेशियो बताया? वहां पे हाइड्रोकार्बन चेन होती थी। हाँ, ठीक है, हाइड्रोकार्बन चेन होगी। सब सब सो जाओ तुम लोग, ठीक है, सोते रहो। कब जाएगा सारी चीजें दिमाग में, कब सेट होंगी पता नहीं। हाइड्रोकार्बन की चेन है तो ऑब्वियसली यहाँ पे क्या है? सी और एच कंपैरेटिवली हाई है। सी एंड एच ऑक्सीजन से हाई है। क्या हो गया? एक मिनट। सी एंड एच हायर देन ओ, मतलब हम सी हायर देन ओ ले लेते हैं, एच को छोड़ रहे हैं अभी। क्लियर? तो सी हायर देन ओ है, तो अभी आप ऑक्सीजन जो एंटर करोगे वो पहले सी के इक्वल टू ओ होने के लिए चाहिए आपको। मतलब इंटरनल कुछ प्रोसेस रिएक्शंस, केमिकल रिएक्शन अंदर ऐसे होंगे ताकि सी और ऑक्सीजन का लेवल बराबर हो जाए। समझ रहे हो? तो C ग्रेटर देन O है, फिर वो कन्वर्ट होगा C इज इक्वल टू O। मॉलिक्यूल नहीं बता रही हूँ मैं कि क्या बनेगा। जब ऑक्सीजन अंदर जा रहा है तो वो कंपेयर टू C और ऑक्सीजन बराबर करने के लिए कुछ ऑक्सीजन वहां पे यूज होगी, एंड देन आपकी CO2 की ऑक्सीजन रिलीज होगी, मतलब CO2 रिलीज हो रहा है। ये बात कितनों को समझ में नहीं आई? क्योंकि लिपिड में, फैट में ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन रेशियो बहुत ज्यादा कम है कार्बन से, तो पहले जो आप वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन कंज्यूम्ड करोगे, इसमें से ऑक्सीजन का कंजम्पशन, ध्यान से सुनो आ जाएगा सब। ऑक्सीजन का कंजम्पशन पहले होगा, जो ये रेशियो में डिस्टरबेंस है, सी और ऑक्सीजन को बराबर लाने के लिए आपको कुछ ऑक्सीजन यहाँ कंज्यूम्ड हो जाएंगे। ठीक है, अब जैसे जो सपोज CO2 आपके 10 इवॉल्व हो रहे हैं एंड ऑक्सीजन आपने 20 ली है, तो 20 में से 10 कहाँ चले गए? C इज इक्वल टू O करने में। क्योंकि आपका रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट आपने क्या यूज किया था? फैट। और फैट ऐसा नहीं है जिसमें कार्बन और ऑक्सीजन का रेशियो इज इक्वल टू है कार्बोहाइड्रेट की तरह। आर यू गेटिंग माई पॉइंट बच्चा जी? तो अब हम छोटे बच्चा की तरह डिवाइड करके बताएं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? पॉइंट लगाते हैं, 0 बढ़ाते हैं, 20, 5, 0.5। क्लियर? तो 1 से वैल्यू नीचे चली गई, तो आर क्यू वैल्यू लेस देन 1। तो जो सबस्ट्रेट यूज होगा वो क्या हो सकता है? फैट। और क्या हो सकता है बताओ? प्रोटीन की क्या कंडीशन है? व्हाट इज द कंडीशन ऑफ प्रोटीन? अगेन प्रोटीन में सी एच का रेशियो जनरल होता है एंड ओ का रेशियो कम होता है। ठीक है, आप देख रहे हो COOH, यहाँ पे आपका R ग्रुप वो H के साथ ही आएगा, NH2 यहाँ पे H है। ठीक है, एंड ये आपका एक अमाइनो एसिड है, यहाँ H है, तो कंपैरेटिवली आपके ऑक्सीजन कम रहेंगे। तो अगर आपने प्रोटीन यूज किया तो अगेन ये वाला सिस्टम फॉलो होता है। डेप्थ में नहीं जाना, ये अंदर हो क्या रहा है, सिर्फ हम जनरल बता रहे हैं कि पहले वो ऑक्सीजन सी के लेवल तक आने के लिए यूज होगा, तो ऑक्सीजन की कंजम्पशन हाई होगी, तो आर की वैल्यू क्या हो जाएगा? लेस देन 1। तो लेस देन 1 होगा तो कंजम्पशन, जो आर की वैल्यू होगा वो सबस्ट्रेट इंडिकेट करेगा, इट मे बी फैट, इट मे बी प्रोटीन। अभी जनरल समझना है, ये सब मेडिकल कॉलेज में डिटेल पढ़ाया जाए। इज इट क्लियर बेटा? मैम क्या है ये? बेटा आर की वैल्यू बता रही हूँ मैं, रेस्पिरेटरी क्विसेंट वैल्यू, जिसकी डेफिनेशन फिर से सुनो सब, जरा कंसंट्रेट हो जाओ तो। डेफिनेशन सुनो, इसकी डेफिनेशन क्या है? आर की वैल्यू इज द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ CO2 इवॉल्व एंड वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन कंज्यूम। एग्जाम्पल देके मैं बता रही हूँ कि चलो हम ले लिए C6H12O6 को हमें ऑक्सीडाइज करना है ग्लूकोज को। ठीक है, तो हमारा रिएक्शन क्या कहता है कि 6 CO2 इवॉल्व होंगे, 6 ऑक्सीजन एंटर करेंगे। ये हमारा रिएक्शन बताता है। इज इट क्लियर? ग्लूकोज तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी को, वही पूरे चैप्टर में पढ़ते आए हैं।
यहाँ तक क्लियर है? समझने की कोशिश नहीं करोगे तो हम कैसे समझाएंगे बेटा? यहाँ तक क्लियर? ठीक है, तो 6 = 6 6 आर की वैल्यू 1 आ गया। तो कार्बोहाइड्रेट या ग्लूकोज अगर उसमें कंज्यूम हो रहा होगा तो आर की वैल्यू आपको हमेशा 1 मिलेगा। जितनी CO2 इवॉल्व, जितनी ऑक्सीजन एंटर कर रही है उसी के रेशियो में CO2 इवॉल्व हो रहा है। अरे रेस्पायरेशन में ऑक्सीजन एंटर करता है, CO2 बाहर आता है, यही तो हो रहा है ना। ऑक्सीजन एंटर कर रहा है सेल के अंदर, CO2 बाहर आ रहा है। इसी के रेशियो को हम बोल रहे हैं आर क्यू वैल्यू। अभी क्लियर है? डेफिनेशन क्लियर है? इज इट क्लियर? तो आर क्यू वैल्यू किस पे डिपेंड कर रही है बेटा? जो आप सबस्ट्रेट यूज कर रहे हो उस पे डिपेंड है। अब हम आपको रटने के बजाय लिंक समझाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट में नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू नंबर ऑफ कार्बन। ये कार्बोहाइड्रेट सबस्ट्रेट के अंदर है, तो आप जितना ऑक्सीजन अंदर ले रहे हो वो कोई बैलेंसिंग में रोल नहीं प्ले कर रहा है, उतने ऑक्सीजन डायरेक्ट आपके CO2 के इवॉल्व करने में चले जा रहे हैं। इज इट क्लियर? नाउ दूसरा केस हम ले रहे हैं कि लिपिड। तो लिपिड में हमें पता है कार्बन ज्यादा होते हैं, ऑक्सीजन कम होता है। ऑक्सीजन कहाँ है? जहाँ ग्लिसरॉल है, OH ग्रुप जब एस्टर बॉन्ड बनाया है, एस्टर बॉन्ड बनाने के टाइम उस वही वो प्लेस है जहाँ पे ऑक्सीजन प्रेजेंट है आपकी। तो कंपैरेटिवली आपके पास फैटी एसिड की लॉन्ग चेन ऑफ हाइड्रोकार्बन है, तो कंपैरेटिवली आपका क्या है? हाइड्रोकार्बन है, मतलब कार्बन ज्यादा है, ऑक्सीजन कम है। इज इट क्लियर? तो ऑक्सीजन कम है, तो आपको मैं समझने के लिए बता रही हूँ, तो ऑक्सीजन कम है तो इसको C=O लाने के लिए सेल के अंदर C और O बराबर हो, तब हम रेशियो निकाल रहे हैं ना बेटा। रेशियो निकल रहा है, रेशियो अपनी अलग चीज है, लेकिन उसका फंडामेंटल कैसे वर्क करता है? वो ऑक्सीजन कुछ तो कुछ केमिकल कंजम्पशन में जाएगी ताकि ये इक्विवेलेंट आए। इसलिए ऑक्सीजन हमेशा हायर रहती है CO2 से। ये कुछ और रिएक्शंस जहाँ पे उसको CO2 कार्बन और ऑक्सीजन का लेवल इक्विवेलेंट करना है बेटा, उसमें ये रोल प्ले करेगी। कुछ ऑक्सीजन यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा ना आपको, ये कम है तो जो ऑक्सीजन आपकी ऐड हो रही है, दैट्स वाई वहां पे रेशियो आपकी क्या आ जाएगी? <<1 > 1। ठीक है, पॉइंट में आएगा। जैसे अभी एग्जांपल देखा 0.5 0.7 0.788 ऐसे कुछ भी हो सकता है। ठीक है, इसका मतलब मैं आपको फंडामेंटल समझा रही हूँ। इसका मतलब यह है कि ऑक्सीजन डायरेक्ट जो अंदर जा रही है उसमें से कुछ ऑक्सीजन आपकी अनदर प्रोसेस में इन्वॉल्व हुई है ऑक्सीजन के लेवल को अंदर बराबर करने के लिए, और CO2 तब निकलेगी। CO2 निकल रही है, CO2 अपने अलग प्रोसेस है, दिस इज द रेस्पायरेशन। रेस्पायरेशन में CO2 तो निकल ही रही है, लेकिन ऑक्सीजन कहीं और भी यूज हो रही है, क्योंकि वो सबस्ट्रेट आपने जो यूज कर दिया उस सबस्ट्रेट में ऑक्सीजन कम था, कार्बन ज्यादा था। इज इट क्लियर? और सेम फंडामेंटल आपका होता है प्रोटीन के साथ। प्रोटीन में भी कार्बन ज्यादा है, ऑक्सीजन कम है, तो अमाउंट ऑफ CO2 की सप्लाई आप ज्यादा दोगे पहले कार्बन और ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए सेल के अंदर, और फिर आपका जब वो बैलेंसिंग होगा तो CO2 इवॉल्व होगा। दैट्स वाई वहां पे रेशियो आपका कैसे आएगा? ऑक्सीजन हायर रहेगा। यहाँ तक समझ में आया? बताओ जरा फास्ट, घबराओ मत एकदम। इतना बड़ा चैप्टर खत्म कर दिया तो लास्ट पोर्शन तो छोटा सा है। इज इट क्लियर? आकाश, एलम, आशना, आयुष, फरेहा, इसरा, इकरा, ईशा, केतकी, मनाली, निनाद, पृथ्वी, श्रावणी, श्रुति, अटेंटिव होके सुनो, फास्ट रिप्लाई करो। क्लियर है? ठीक ठीक, अब देखते हैं थ्योरी क्या कह रही है। लेट अस नाउ लुक एट अनदर एस्पेक्ट ऑफ रेस्पिरेशन। एज यू नो ड्यूरिंग एरोबिक रेस्पिरेशन ऑक्सीजन इज कंज्यूम्ड, और ये सारे केस आपके कहाँ अभी यहाँ पे कहाँ अप्लाई हो रहे हैं? जब आप ऑक्सीजन को एंटर कर रहे हो तभी आप निकालोगे रेशियो। अब बताओ जरा, चलो यार कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, सुनो अभी। ठीक है, ऑक्सीजन इज कंज्यूम्ड एंड CO2 इज रिलीज, यही प्रोसेस हो रही है रेस्पिरेशन की। द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ CO2 evolved to the volume of oxygen consumed is respiration, in respiration is called respiratory quiescent, RQ value, और रेस्पिरेटरी रेशियो। इज इट क्लियर? तो फॉर्मूला क्या है? RQ इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ CO2 evolved। गैस जो होता है, गैस भी वॉल्यूम में मापते करते हैं मेजर। जैसे जस्ट सपोज ये
100 ml CO2 इवॉल्व हुई है, ठीक है। तो वॉल्यूम में मेजर करते हैं, ठीक। 200 ml O2 अंदर गई है, इसका मतलब अंदर जो O2 गई है वो सिर्फ और सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करने के लिए नहीं गई है, वो अनदर पाथवे के लिए भी जा रही है। इज इट क्लियर बच्चा? आप जो ऑक्सीजन इनटेक ले रहे हो वो सिर्फ से रेस्पिरेशन में नहीं गई है, और भी तो आप जगह देख लो ना जहाँ ऑक्सीजन आपको चाहिए, ठीक। तो मेनली आप सबस्ट्रेट डिपेंडेंट रिएक्शंस की बात कर रहे हो, और वहां से आपका ऑक्सीजन कंज्यूम हो रहा है, दैट्स व्हाई ऑक्सीजन का अपटेक हाई हो गया एंड CO2 लो हो गया। और रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट पे हम फोकस करते हैं, तो कार्बोहाइड्रेट वो रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट है जहाँ पे C और O का रेशियो सेम है, तो हम कहते हैं कि कार्बोहाइड्रेट अगर रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट यूज किया है तो RQ वैल्यू हमें 1 मिलती है। इज इट क्लियर? प्रोटीन या फैट अगर हमने यूज किया, तो क्योंकि प्रोटीन और फैट में ऑक्सीजन कंपैरेटिवली टू कार्बन लो है, तो हम RQ वैल्यू हमें कुछ ऑक्सीजन जाएगी उसके रेशियो को मेंटेन करने के लिए, C और O के रेशियो के लिए, एंड फाइनली आपका CO2 जितना इवॉल्व हो रहा है वो हमेशा ऑक्सीजन कंज्यूम से कम होगा। तो जो आप हमें मिलेगा वो होगा RQ इज इक्वल टू लेस देन 1, ठीक है। एंड अब तीसरा ऑप्शन देखो बेटा, चलो कार्बोक्सिलिक नहीं लिखते हैं, डायरेक्ट हम लिख रहे हैं ऑर्गेनिक एसिड। अब मुझे बताओ एक ऑर्गेनिक एसिड के फॉर्मूले में क्या है? COOH, जनरल केमिस्ट्री से रिलेट करा रहे हैं हम, COOH। तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है? जैसे जस्ट सपोज ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है, ये हमने यूज किया है एज अ रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। तो इसमें आपको कैसे, अब हम देखते हैं, यहाँ पे CC रहेगा, वो उस पे नहीं जा रहे, बस हम आपको ये बता रहे हैं COH COH COOH। अब मुझे बताओ बेटा, यहाँ पे ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन हायर है, ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन हायर है, हर एक मॉलिक्यूल में C आपको 1 दिख रहा है और ऑक्सीजन 2 दिख रहा है, हायर है ना, एसिडिक बन रहा है, ठीक। तो इस केस में ऑक्सीजन जो अंदर एंटर करेगी उससे ज्यादा CO2 निकलेगी, क्योंकि CO ऑक्सीजन आपके पास ज्यादा है। अब कैसे निकलेगी, क्या निकलेगी, उसमें नहीं जाना है। ऑक्सीजन की सप्लाई आपको C इज इक्वल टू O मैनेज करने के लिए नहीं चाहिए, ऑलरेडी आपके पास ऑक्सीजन इज ग्रेटर देन C है, तो कम ऑक्सीजन जाएगी एंड CO2 इवॉल्व होगा, तो आपका RQ वैल्यू क्या आ जाएगा? ग्रेटर देन 1। इज इट क्लियर? जहाँ पे ऑक्सीजन ज्यादा है वहां पे RQ वैल्यू 1 से ज्यादा जाएगी, जहाँ पे कार्बन ऑक्सीजन इक्विवेलेंट है एज कार्बोहाइड्रेट, वहां पे ऑक्सीजन RQ वैल्यू C इज इक्वल टू Q रहता है, इसलिए RQ वैल्यू आपका 1 हो जाएगा, जितना आप ऑक्सीजन यूज कर रहे हो उतना CO2 इवॉल्व हो जाएगा। देन आपका ऑर्गेनिक एसिड है, वो ऑर्गेनिक है, एसिड है, उसका O ज्यादा है, तो उससे आपको बैलेंसिंग करने की जरूरत नहीं है, कम ऑक्सीजन में भी उसको अंदर स्टोर्ड ऑक्सीजन के फॉर्म मिल रहे हैं, वो वहां से रिलीज कर लेगा, सिर्फ रेस्पिरेशन की बात कर रहे हैं, और कोई पाथवे वहां पे पैरेलल हम कंसीडर नहीं कर रहे हैं। तो इस केस में आपको ऑक्सीजन की सप्लाई कम देनी पड़ेगी एंड CO2 ज्यादा होगा, तो जो रेशियो होगा वो हमेशा 1 से ज्यादा होगा। अब जस्ट सपोज क्या हो गया, आपने ऑक्सीजन सप्लाई ली है 6 की एंड आपका इवॉल्व हो रहा है 8 मॉलिक्यूल, तो आपका 1 से अबव जाएगा, 1 पॉइंट समथिंग हो रहा है ये। इज इट क्लियर बेटा? तो 1 के ऊपर क्यों गया? क्योंकि आपका जो सबस्ट्रेट यूज कर रहे थे आप, उसमें ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन ग्रेटर देन C था। C इज इक्वल टू O, C इज लेस देन O, मतलब C इज ग्रेटर देन O एंड C इज लेस देन O, ये 3 कंडीशन दिख रही है आपको मेरे प्यारे बच्चों, समझ में आ रहा है? आ रहा है तो बोलो जय माता दी, जय बोलो, मतलब यस बोलो, सॉरी, ठीक है। आ गया ना? आगे बढ़े, तो आपको एनसीईआरटी में बस इसकी डेफिनेशन मार्क करके रखनी है, और ये आर की वैल्यू का फॉर्मूला मार्क करके रखना है, एंड आगे आप जो एग्जाम्पल दिए उतने एग्जाम्पल समझ के रखोगे। क्लियर? तो रेस्पिरेटरी क्वेश्चन डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट, यही हम आपको बता रहे हैं कि आपने क्या यूज किया रेस्पिरेशन में, आपने किस सबस्ट्रेट का ऑक्सीडेशन करके आप एनर्जी निकाल रहे हो,
क्योंकि सिंथेसिस के टाइम मैंने तुम्हें बता रखा है बेटा कि ग्लूकोज से ही अदर सबस्ट्रेट आपके बनते हैं। तो जो भी आप यूज कर रहे हो उन सब में एनर्जी जाएगी। लाइट एनर्जी कन्वर्ट हुई केमिकल एनर्जी में ग्लूकोज के फॉर्म में। दिस इज द यूनिवर्सल। इसके बाद आप फैट बना लो, प्रोटीन बना लो, कोई डेरिवेटिव बना लो, शुगर बना लो, ठीक है, पॉलीसेक्राइड बना लो, कुछ भी बना लो, सब इसी से जनरेट हो रहे हैं। और इन सब पाथवे में एनर्जी ट्रांसफर हो रही है। और अगेन आप जब इनका ऑक्सीडेशन करोगे तो एनर्जी रिलीज हो रही है, जिससे आप एटीपी बना रहे हो। यही तो प्रोसेस है बेटा। इसी प्रोसेस में हम देख रहे हैं कि हमने यहाँ पे किस चीज का ऑक्सीडेशन किया। हमने रेस्पिरेशन में कौन से मॉलिक्यूल का रेस्पिरेशन में यूज किया एज अ रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। जो हम कल ये तुम्हें एक चार्ट दिखा रहे थे कि फेवरेट फूड तो ग्लूकोज है, लेकिन फूड नहीं है तो ग्लाइकोजन को तोड़ेंगे, ग्लाइकोजन भी खत्म है तो फैट को तोड़ेंगे, और फैट भी खत्म है तो प्रोटीन को तोड़ेंगे। ठीक है। तो रेस्पिरेशन जब तक ग्लूकोज, शुगर और फैट से होता है दैट इज फ्लोटिंग रेस्पिरेशन। इंट्रोडक्टरी लेक्चर में मैंने बताया था फ्लोटिंग रेस्पिरेशन। ठीक है। एंड जब प्रोटीन को यूज करते हैं तो उसको बोलते हैं प्रोटोप्लाज्मिक रेस्पिरेशन। इज इट क्लियर मेरे बच्चा? तो इसी रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट से हम देख रहे हैं कि रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट का आरक्यू वैल्यू क्या, रेस्पिरेशन की प्रोसेस का आरक्यू वैल्यू क्या होगा। आई थिंक अभी क्लियर होगा सबको। बहुत सिंप्लीफाई वे में समझाना चाह रहे हैं। आई डोंट थिंक कि जैसा टफ मैंने बताया है, बट आपको ये इस पे फोकस करना है कि रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट अलग अलग है। एक ग्लूकोज हो सकता है, ये भी ऑप्शन है कि शुगर, देखो यहाँ मैंने लिखा है ऑप्शन है। दैट्स वाई आर की वैल्यू हमने 1 बताई ना। जब C इज इक्वल टू O, आर की वैल्यू 1। C ग्रेटर देन O, आर की वैल्यू लेस देन 1। C लेस देन O, आर की वैल्यू मोर देन 1, ग्रेटर देन 1 हो जाएगा। ठीक है बच्चा, आगे बढ़े। When carbohydrates are used as substrate and are completely oxidized, मतलब सारे प्रोसेस हो गया, उसका ऑक्सीजन भी एंटर कर गया, तो होता है क्या, आर की वैल्यू 0 हो सकता है। अभी आते बेटा, अभी तो हम बहुत कंडीशन बताएंगे आर की वैल्यू। ठीक है। द आर क्यू विल बी 1 बिकॉज इक्वल अमाउंट ऑफ CO2 एंड ऑक्सीजन आर इवॉल्व। इसका रीजन मैंने बताया क्योंकि इंटरनली आपने जब कार्बोहाइड्रेट यूज किया तो वहां C इज इक्वल टू O है। इज इट क्लियर बच्चा? तो ऑक्सीजन जो जा रहा है वो डायरेक्ट प्रोसेसिंग कर रहा है एंड इवॉल्व हो गया। CO2 and oxygen are evolved and consumed respectively as shown in the equation below. C6H12O6, 6O2, 6CO2, यही रिएक्शन है हमारा। तो ऑक्सीजन जितना एंटर किया CO2 उतना बाहर आ गया। इक्वल है RQ इज इक्वल टू 6CO2 डिवाइडेड बाई 6O2 एंड वैल्यू इज 1। किसी को डाउट? ये तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। और कोई घबरा रहा है अगर इसको देख के तो बेटा कुछ नहीं है इसमें, ये इजी चीजें हैं। ठीक है। एंड नाउ व्हेन फैट्स आर यूज्ड इन रेस्पिरेशन द आरक्यू इज लेस देन 1। क्यों? रीजन क्योंकि वो कंडीशन है जब आपका C ज्यादा है O कम है। तो आपको कुछ हो तो इसके लिए भी चाहिए इस कम को इक्वल टू C इज इक्वल टू O करने में। ये बस आप समझने के लिए रख लो। ठीक है। फिर यहाँ पे एग्जाम्पल दिया। अब ये देखो, ये क्वेश्चन आ जाता है, लोग कहते हैं ये तो एनसीईआरटी के बाहर है। कहाँ बाहर है? ट्राइपाल्मिटिन का यहाँ नाम दे रखा है। ठीक है। फैटी एसिड का एग्जाम्पल उसने दिया, यहाँ जैसे ग्लूकोज का एग्जाम्पल लिया वैसे ही फैटी एसिड के एग्जाम्पल में क्या लिया? ट्राइपाल्मिटीन। और बायोमोलिक्यूल में मैंने ऐसे लंबे लंबे फॉर्मूले तुम्हें बता रखे हैं। कार्बन हाइड्रोजन बहुत ज्यादा है एंड ऑक्सीजन कम है। ठीक है। तो ये जो आपका रेशियो है इसमें कुछ ऑक्सीजन आपको सप्लाई के लिए चाहिए, ठीक, इसको मेंटेन करने के लिए। दैट्स वाई यहाँ पे लिखा है। अब ध्यान से देखो, पर 144 मोल या मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन एंटर किए हैं एंड 102 CO2 इवॉल्व हुए हैं। कितने का डिफरेंस है? 145 माइनस 2 कितना हो गया? 43। 43 मॉलिक्यूल कहाँ चले गए? वो इसी बैलेंसिंग में चले गए बेटा। इज इट क्लियर?
पे अभी ध्यान नहीं देना है। तो रेशियो आपका क्या हो गया, 102 डिवाइडेड बाई 145 लेस देन 1 आ गया। लेस देन 1, इज इट क्लियर? किसी को कोई डाउट? बच्चा क्लियर? हेलम, आकाश, निनाद, पृथ्वी, श्रावणी, श्रुति, केतकी, मनाली, इकरा, ईशा, आयुष, सबको क्लियर है? ठीक, और आगे बढ़ते हैं फिर। नाउ व्हेन प्रोटीन्स आर रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट, यहाँ पे लिखो बेटा, दिस इज प्रोटोप्लाज्मिक रेस्पिरेशन। नोट डाउन करके रखा करो, जो भी पॉइंट हम बताते हैं ना, ये सब एमसीक्यू है। प्रोटोप्लाज्मिक रेस्पिरेशन, जब हम प्रोटीन को यूज करते हैं, दैट इज नॉट द फेवरेट। फेवरेट क्या, बहुत ऐसे कि करेला खाना ही पड़ जाए सेल को, वैसे स्थिति है उस सेल के लिए। तो प्रोटोप्लाज्मिक रेस्पिरेशन कर रहा है, अगेन ऑक्सीजन का रेशियो कम होगा कंपैरेटिवली टू कार्बन। तो ऑक्सीजन की सप्लाई पहले रेशियो को इक्वल करने में यूज होगी, वुड बी अबाउट 0.9। अब ये जो वैल्यू दी हुई है इसको आप मार्क करके रख लो, 0.9 एंड यहाँ 0.7। अब आपको एक पॉइंट और मिल रहा है कि आरक्यू वैल्यू प्रोटीन की हाई होती है एंड 0.7 फैट की लो होती है। अगर प्रोटीन और फैट दोनों पूछ लिया एक साथ, तो प्रोटीन की हाई होगी एंड फैट की लो होगी। ठीक है बच्चा, दोनों की लेस देन 1 है, लेकिन उन दोनों में किसकी ज्यादा होती है, तो प्रोटीन की हाई होती है। रेशियो ही है, दोनों रेशियो है। What is important to recognize is that in living organisms, respiratory substrate are often more than one. ये तो हम 3 दिन से चिल्ला रहे हैं बेटा, क्लियर? ठीक है, मोर देन वन। प्योर प्रोटीन्स और फैट्स आर नेवर यूज्ड एज रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। तो इनका पहले आप क्या किए थे, डीएमिनेशन किया था ना, वही चीज है, ये कुछ और नहीं लिखा है। आपको उस कार्बन मॉलिक्यूल में से अमाइनो ग्रुप, एक्स्ट्रा ग्रुप्स को निकालना पड़ेगा, प्रोसेस करना पड़ेगा, एंड देन वी कैन एंटर इट इन अ रेस्पिरेटरी साइकिल। उसको हम किसी पाथवे में तब एंटर कर पाएंगे जब वो उस पाथवे के लिए सुटेबल होगा। दैट्स व्हाई हियर प्योर प्रोटीन। हाँ, ऑन हो गया, थैंक यू। इज इट क्लियर बच्चा? प्योर प्रोटीन और फैट्स आर नेवर यूज्ड एज रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। ये हमने कल भी देखा था प्रोसेस, इसको मार्क कर लेना। ठीक है, प्योर तो कभी नहीं यूज होगा। इवन फ्रक्टोज को भी हम देख रहे थे, ग्लूकोज और फ्रक्टोज अलग अलग तरीके से एंटर किया था, ग्लाइकोजन भी ब्रेक डाउन होगा। तो प्योर तो पॉलीसेकेराइड कोई भी नहीं यूज होता है, उसको मोनोमर में आप कन्वर्ट करोगे, देन ही वो रेस्पिरेटरी साइकिल में, पाथवे में एंटर करेगा, और सबके लोकेशन अलग अलग है। ठीक, आगे चले। ये तो हो गया खत्म। अब हम कुछ यहाँ पे फिर से बातें बोल रहे हैं, एकदम ध्यान से अटेंटिव होके सुनना। अगर हम कहें कि साइकिल है एनारोबिक, एनारोबिक, तो दो पॉसिबिलिटी थी, एक था लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, एक है अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। याद आ रहा है ना? एनारोबिक, ऑक्सीजन यूज नहीं हो रहा था। अब बताओ मुझे, इसमें आर की वैल्यू सोच के बताओ, अगर कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो दिस इज योर टास्क। यहाँ पे आर की वैल्यू कैसी होगी, यहाँ पे आर की वैल्यू कैसी है? हिंट हम दे देते हैं, दोनों जगह ऑक्सीजन एंटर नहीं कर रहा है। व्हाट शुड बी आर की वैल्यू? इंफिनिटी, वेरी गुड। किस केस में लेके? दोनों केस में? इंफिनिटी किस केस में बेटा? जिसमें O2 नहीं है, तो इंफिनिटी कैसे हो जाएगा? दोनों केस में नहीं होगा ना बेटा, सोचो, फिर से सोचो। एक केस है जहां पे इंफिनिटी होगा, एक केस में नहीं होगा। इंफिनिटी कौन सा केस होता है? जब डिवाइडेड बाय हम जीरो करते हैं, यही होता है ना बेटा?
डिवाइडेड बाय 0 अल्कोहल वाले केस में आएगा आपका इन्फिनिटी। यस करेक्ट है। क्या कॉन्सेप्ट है बेटा, यहाँ ऑक्सीजन एंटर नहीं की है लेकिन CO2 तो निकल रही थी। अगर 2 मॉलिक्यूल भी CO2 निकला है और 0 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन एंटर किया तो RQ वैल्यू इज इन्फिनिटी। इज इट क्लियर? करेक्ट है, करेक्ट करेक्ट। इज इट क्लियर? ठीक, बाकी लोग को क्लियर हुआ? एंड यहाँ पे क्या है, CO2 निकल रही थी क्या लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में? हाँ या ना, बोलो ना। हाँ जी, ठीक है। नहीं, तो नो ऑक्सीजन नो CO2, कुछ भी नहीं है। 0 पर डिवाइडेड बाय 0 ये भी इंफिनिटी होता है क्या? पहला, इज इट इंफिनिटी? इट इज 0। तुम्हारा 2 क्वेश्चन मिला तुम्हें आंसर। 0 कहाँ पे होगी वैल्यू? ठीक, अब यहाँ पे तुम्हारी ऑर्गेनिक एसिड वाला कॉन्सेप्ट नहीं लिखा है, उसको जरा नोट डाउन कर लेना। RQ वैल्यू मोर देन 1 इन केस ऑफ ऑर्गेनिक एसिड। इज इट क्लियर बेटा? तो आप 2 कंडीशन, अब यहाँ पे आप और एडिशनल नोट्स बना लो, मॉड्यूल में लिखा होगा शायद, मैं भी एक बार चेक कर लूंगी। ठीक है, एनारोबिक का केस 2 केस है, एक में 0 एक में 0 जब आपका लैक्टिक एसिड है, एंड एक में इंफिनिटी जब आपकी CO2 निकल रही है विदाउट द कंज्यूमिंग द ऑक्सीजन, तो दैट इज अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। फिर आपको एक केस लिखना है ऑर्गेनिक एसिड। ऑर्गेनिक एसिड का RQ वैल्यू, ऑर्गेनिक एसिड कोई भी ऑर्गेनिक एसिड अगर ऑक्सैलोएसिटेट एंटर कर रहा है, आपका अल्फा कीटोग्लूट्रिक एसिड एंटर कर रही है, उस टाइम आपके पास RQ वैल्यू क्या होगी? ग्रेटर देन 1। ठीक है, RQ वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगा। एग्जाम्पल 1.2 1.4 इस तरीके से कुछ भी हो सकता। इज इट क्लियर? फिर आपने क्या देखा, प्रोटीन RQ वैल्यू लेस देन 1, और यहाँ पे आप एनसीईआरटी का डेटा लिख लो 0.1। देन फैट RQ वैल्यू लेस देन 1 एंड एनसीईआरटी का डेटा कहता है 0.7। नाउ फटाफट इधर बताना जरा, हमने रेस्पिरेशन की प्रोसेस एक सेल में रिपोर्टेड की, RQ वैल्यू मिल रहा है 0.8, RQ वैल्यू मिला 1.4, RQ वैल्यू मिल रहा है हमें 0.9, RQ वैल्यू हमें मिल रहा है 0, RQ वैल्यू मिला हमें इंफिनिटी। A B C D E, कौन कौन सा सबस्ट्रेट यहाँ पे प्रोसेस कर रहा है? सबस्ट्रेट बोल रही हूँ मैं बेटा, ध्यान देना। ठीक है, क्या है ए में, क्या है फटाफट बताओ। ए की पॉसिबिलिटी है यहाँ पे, प्रोटीन भी हो सकता है फैट भी हो सकता है। क्लियर? प्रोटीन भी हो सकता है फैट भी हो सकता है, एकदम एग्जैक्ट 0.7 अगर दे दिया तो आप इसको फैट कर लो। लेस देन 1 फैट, more than 1 any organic acid which can participate in respiratory pathway। 0.9 डायरेक्ट आपका प्रोटीन, 0 सबस्ट्रेट आपका ग्लूकोज होगा जो कि फर्मेंटेशन में पायरुविक एसिड में कन्वर्ट होके लैक्टिक एसिड में गया है। इज इट क्लियर? लैक्टिक एसिड में गया। इंफिनिटी आपका सबस्ट्रेट ग्लूकोज था, पायरुविक एसिड में कन्वर्ट होके अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में गया, CO2 इवॉल्व हुआ है एंड दैट्स व्हाई इट इज। तो सबस्ट्रेट अगर पूछेगा तो आपको ध्यान में रखेगा, एंड ध्यान में रखना है कि वहां पे पायरुविक एसिड एंटर कर सकता है। ग्लूकोज से क्वेश्चन दिया है तो वो भी ठीक है, बट ऑक्सीजन एंटर नहीं करेगा, तो डी और ई में ऑक्सीजन यूज नहीं होगा, तो वन कैन बी 0 एंड अनदर वुड बी इंफिनिटी। क्लियर है बच्चों ये पॉइंट? ठीक है, अब आपको कुछ और मिलेंगे जैसे जर्मिनेटिंग सीड। जर्मिनेटिंग सीड, जर्मिनेटिंग सीड क्या करती है? सेल डिवीजन करती है, स्टोर फैट है, फैट कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट हो रहा है, इसका RQ वैल्यू अलग आएगा। चलो ये क्वेश्चन लिखो होमवर्क में, थोड़ा सा दिमाग लगाओ तुम लोग भी। तो फैट कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट होगा तो व्हाट इज द RQ वैल्यू? एंड कार्बोहाइड्रेट है, फैट में कन्वर्ट हो रहा है, तो उस टाइम उस लिविंग सेल की RQ वैल्यू क्या होगी? ये दोनों होमवर्क लिखो।
तो एक सीड की आरक्यू वैल्यू एंड एक ग्रोइंग सीड की आरक्यू वैल्यू दोनों अलग है, जर्मिनेटिंग सीड। और कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर रखो और इनको कैलकुलेट करके व्हाट्सएप करोगे मुझे। इज इट क्लियर? क्वेश्चन समझ में आ गया? देखो एक सीड है, वो लिविंग था, हमने बताया था उसके पास लिविंग है, वाटर कंटेंट है, डोरमेंसी है बस, तो वहां पे रेस्पिरेशन चल रहा होगा। एक जर्मिनेटिंग सीड है, मतलब रेडिकल प्लूम्यूल सब वहां पे डिवाइड हो रहे होंगे, प्लांट बनने वाला है, मेरिस्टेमेटिक डिवीजन चलेगा, सेल डिवाइड कर रही है, तो वहां पे भी आपको रेस्पिरेशन तो हर जगह करना है। दोनों केस में आप मुझे आंसर करें। चैप्टर हो गया ओवर। एक एडिशनल आपको नोट्स बना के रखनी है, दैट इज अबाउट द पेंटोज फॉस्फेट पाथवे, पीपीपी, पेंटोज फॉस्फेट पाथवे। ठीक है बेटा? ऑल्सो कॉल्ड द फॉस्फोग्लूकोनेट पाथवे। पूरा पाथवे आपको नहीं पढ़ना है, पहले आता था ये, अभी जस्ट नेम वगैरह आ जा